नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक वीडियो में मैंने ईपीएफओ में कैसे कैसे फ्रॉड चल रहे हैं इसकी जानकारी दी थी। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो में मैंने यह जानकारी दी थी कि सीनियर सिटीजन्स की पेंशन को कम किया गया और जूनियर्स को ज्यादा पेंशन मिलती है, इसलिए वो भी अपने आप में एक फ्रॉड है। सीनियर सिटीजन्स के साथ एक धोखा है, गरीब पेंशनर्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। क्यों? क्योंकि जिसने 93, 94 में ज्वाइन किया है उसको पेंशन मिल रही है, एफपीएस का पार्ट मिल रहा है 1000, और जिसने 1971, 72 में ज्वाइन किया है और उसने मैक्सिमम टाइम फैमिली पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है, उसको पेंशन कम मिल रही है। उसको पेंशन मिल रही है 300, 350 रुपए। तो ये पिछले वीडियो में मैंने, पिछले मतलब 2-3 वीडियो पहले, आप उसे नंबर देख सकते हैं, मैंने ईपीएफओ को यह फ्रॉड उजागर किया था। आज का जो फ्रॉड है यह भी करोड़ों पुअर पेंशनर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि देश के अंदर ये जितने भी लोग आंदोलनरत हैं और ये सब इन चीजों को क्यों नहीं समझते या इन चीजों को क्यों नहीं उठाते। इन सब चीजों से, छोटी मोटी चीजों से हर पेंशनर्स को 100, 200 रुपए महीने का नुकसान हो रहा है, पुरानी पेंशन में ही। आप जो चीजें ईपीएस में खराब चल रही हैं, पहले उनको पॉइंट वाइज क्यों नहीं उठाया गया आज तक, ये मेरी समझ से परे है। क्योंकि जो लोग आंदोलनरत रहे, हमें तो आज की डेट में, चूंकि हम अब रिटायर हुए हैं, हमें अब पता लगा है ये सब चीजें, इसलिए अब हम अपने प्लेटफॉर्म पे ये बार बार अभी वीडियो के माध्यम से उठा रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे और ईपीएफओ को लिखेंगे भी कि ईपीएफओ क्या क्या कर रहा है और क्या। और मुझे ऐसा लगता है इसमें जो हमारे देश की कंपनियां हैं वो भी इनका साथ दे रही हैं। वो कैसे दे रही हैं ये मैं बताऊंगा, खुद मैं अपने केस में बताऊंगा कि कंपनी कैसे ईपीएफओ के फ्रॉड का साथ दे रही है। वो जाने अनजाने दे रही है या जानबूझ के दे रही है, ये उनको निर्णय करना होगा। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसा कि हर बार हम समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 65 है, 1965 है, और ये हम 31 जनवरी की, जो 31 अगस्त की कट ऑफ डेट है, इसको हम भूल जाते हैं। हालांकि मैंने इसलिए लिखा है कि हमें ये चीजें याद रहें कि भाई क्या क्या। ईपीएस लागू हुआ 16 नवंबर 95 को फैमिली पेंशन स्कीम से एग्जिट हुए हम, और 15 नवंबर 95 को एग्जिट हुए, और 16 नवंबर को हम ईपीएस के मेंबर बने। और 14 जनवरी, इसके हिसाब से मान लीजिए 14 जनवरी को रिटायरमेंट है बंदे का, 14 जनवरी को। और यह भी आप याद रखिए कि 15 जनवरी से पेंशन लग जाती है, 15 जनवरी से पेंशन लग जाएगी, 15 जनवरी 23 से। इस केस में यदि 15 जनवरी 23 से पेंशन मिलने लगेगी तो फ्रॉड कैसे है? फ्रॉड नंबर 1 ये कैसे है कि मान लीजिए आपने 15 नवंबर, इन्होंने दिया है 15 नवंबर 1987 को ज्वाइन किया है। तो कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं देश की कि 15 नवंबर 1987 को बंदे ने ज्वाइन किया, उस दिन उनसे ईपीएस का फॉर्म नहीं भरवाया। उस समय तो चलिए फैमिली पेंशन स्कीम थी, या ऐसे नहीं, इसको 95 के बाद के लिए ले लेते हैं। जिन्होंने 95 के बाद में भी किया है, उनको 3 महीने बाद ईपीएस या एफपीएस का मेंबर बनाया, 3 महीने बाद। अब 3 महीने से उनकी जो ज्वाइनिंग है वो पीपीओ में 3 महीने बाद आती है। जब हम पूछते हैं कि क्यों आती है, कि साहब हमारी कंपनी ने यह कहा कि 3 महीने बाद आप इस स्कीम के मेंबर बनेंगे। जिन लोगों ने 95 में ज्वाइन किया है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, 95 के बाद भी, कि जो कंपनियां पहले से करती आ रही हैं वो अभी भी कर रही हैं, यानी 3 महीने बाद मेंबर बना रही हैं तो उसकी पेंशन कम हो जा रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसका ईपीएस का जो उस समय
₹451 जमा हुए वो काटे जा रहे हैं। 441 रुपीज जो है वो काटे गए। अब दूसरा फ्रॉड क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 15 फरवरी को ज्वाइन किया, 15 फरवरी 88 को ज्वाइन किया, या यूं कहें कि 15 फरवरी 96 को ज्वाइन किया। ईपीएस की बात कर रहे हैं, ईपीएस में बाद में ज्वाइन किया उसने, तो बाद में ज्वाइन करने पर 15 दिन आपने पैसा जो काटा, ईपीएस का जो पैसा काटना चाहिए था उस समय सिर्फ 15 दिन का काटना चाहिए था, लेकिन आपने पूरे महीने का काटा हुआ है। ठीक है, पूरे महीने का पैसा आपने काटा हुआ है। तो इससे क्या हुआ, हालांकि सैलरी कम ही है, लेकिन भले ही ₹100 ज्यादा जमा हुए, लेकिन ईपीएफओ में ये स्टार्टिंग में ₹100 ज्यादा जमा हुए। अभी क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप 14 जनवरी, इसी केस एग्जाम्पल में 14 जनवरी 2023 को आप रिटायर हो जाएंगे, 15 जनवरी से इस केस में पेंशन लग जाएगी, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, इस पूरे महीने का ₹1250 काट रही है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने 1250 पूरे काटा, कि नहीं जी पूरा ही जमा होता है। भाई पूरा, एक अंधे को भी यह बात समझ में आती है कि जब 15 जनवरी से हमारी पेंशन ही लागू हो जाएगी, तो जनवरी का पूरे महीने का आप ₹1250 कैसे जमा करेंगे। आपको केवल 14 जनवरी तक का प्रोरेटा बेस पे इसको काटना चाहिए था अमाउंट को, यानी आपने यहां भी 16 दिन का पैसा ज्यादा काट लिया बंदे का, और ज्यादा काट के ईपीएफओ में जमा किया। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 30 जून 2023 को मेरे 58 ईयर्स पूरे हुए, और चूंकि मेरा बर्थडे 1 तारीख को है, तो हमारी कंपनी ने 1 महीने का ज्यादा ₹1250 ईपीएफओ को भेज दिया। लेकिन अब चूंकि हमें तो जानकारी थी नहीं कि भाई ये भेज दिया गया, जब वो पीएफ में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ₹1250 अगले महीने पीएफ में, यानी जुलाई की बात है, अगस्त में पीएफ में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने इसकी इंक्वायरी की ₹1250 क्यों कम जमा हुए हैं। तब मैंने लिख के दिया, और कंपनी ने बताया कि नहीं जी वो तो पूरे महीने का जमा होता है। भाई ऐसे कैसे जमा होता है। तो इस तरह आप देखिए, फिर जब इसको रेज किया गया तो हमने ईपीएफओ को लिखा है अभी कि इस पैसे को ₹1250 को वापस किया जाए। अब ₹1250 को यदि अभी तक तो आया नहीं है, 4 महीने हो गए हैं लिखे हुए, 3 महीने हो गए हैं, 1-2 महीने और इंतजार कर लेते हैं, वरना एक कंपनी को पार्टी बनाकर, एक ईपीएफओ को पार्टी बनाकर, और एक उस डिपार्टमेंट का जिस व्यक्ति ने काटा है उस व्यक्ति को पार्टी बनाकर एक केस फिर हमें करना पड़ेगा, भले ही उसके रिजल्ट कभी भी आए। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि आरसी गुप्ता जी और सुनील कुमार जैसे लोग न हुए होते तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हमारे पक्ष में ना आए होते। आज हम हायर पेंशन की चर्चा ही नहीं कर रहे होते, शायद हम भी नहीं चर्चा कर रहे होते और ना ही ये वीडियो बना रहे होते। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि हमें, यदि लोकल लोग नहीं मानते हैं आपकी बात और ईपीएफओ भी नहीं मानता है, तो सिर्फ आपके पास कोर्ट ही बचता है इस देश के अंदर, और कोई चारा आपके पास बचता नहीं है। इसीलिए अब आप समझ गए, यदि एक व्यक्ति का 16 दिन का पैसा ज्यादा जमा किया गया रिटायरमेंट मंथ में, और पहले भी यदि आपका इस तरह पैसा ज्यादा जमा किया गया, तो ईपीएफओ के पास कितना बड़ा अमाउंट पहुंचता है। और जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो अपनी एसोसिएशंस को, अपने यूनियंस को अप्रोच करें कि वो कंपनियों को लिख के दें कि आप रिटायरमेंट के बाद का 1 दिन का भी पैसा मत काटिए। और जो काटा गया है, चलो उस पर तो शायद क्या होगा, उस पर भी हम जिनका काटा गया वो पैसा वापस मांग सकते हैं ईपीएफओ से। पैसा वापस मांगने का भी एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भर के अपनी मैनेजमेंट से सर्टिफाई करा के आप उसे भेज दीजिए। यदि नहीं होता है तो फिर उसको रिमाइंडर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।